I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain the law of demand. आप लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था कि डिमांड किसे कहते हैं और डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड उसी पर बेस्ड है और बहुत ही सिंपल इकोनॉमिक्स का कंपल्सरी लॉ और बहुत ही सिंपल लॉ है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। द लॉ ऑफ डिमांड shows the inverse relationship between price and demand. जब किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। ये तो नेचुरल है कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो हम उसकी डिमांड ज्यादा करने लगते हैं, और वहीं जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। इट मीन्स डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। प्राइस में चेंजेस होने के कारण डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए यह डिमांड प्राइस का फंक्शन है। और दूसरी चीज, डिमांड प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? क्योंकि प्राइस में चेंजेस होने के कारण डिमांड में चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए इसमें प्राइस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना गया है और डिमांड को डिपेंडेंट वेरिएबल रखा गया है। अब आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के सारे लॉज एजम्पशंस पर बेस्ड होते हैं। इसकी एजम्पशंस बहुत ही इजी हैं, जो हमने लास्ट सेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट सेशन में यदि आपको याद होगा तो आपने डिमांड फंक्शन पढ़ा था। डिमांड फंक्शन किस चीज का है? प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड ऑल अदर डिटरमिनेंट्स। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? सिर्फ प्राइस और डिमांड के इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें क्या क्या एज्यूम किया गया है? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड शुड बी कांस्टेंट। ना तो सब्स्टिट्यूट के प्राइस में कोई चेंज आना चाहिए और ना ही कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के प्राइस में कोई चेंजेस आना चाहिए। सेकेंड assumption, इनकम ऑफ द कंज्यूमर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। Taste and preference, there should be no change in the taste and preference of the consumer during a specified period of time. All other factors such as there should be no change in the size of the population, no change in the future prices of the product. तो जब ये सारी चीजें कांस्टेंट रहती है, इसीलिए हम लॉ में क्या बोलते हैं? The law of demand shows the inverse relationship between price and demand while other things remaining constant. तो other things remaining constant मतलब all these things should remain constant, इनमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो नाउ आई थिंक सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। अब बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की। डिमांड शेड्यूल, जब हम डिफरेंट प्राइस पर किसी प्रोडक्ट की डिफरेंट क्वांटिटी को डिमांड करते हैं तो उसको हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। मतलब कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी मांगी जा रही है। यदि हम सिर्फ एज्यूम करके चल रहे हैं कि यदि किसी प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपी है तो डिमांड 10 रुपी है, 10 यूनिट है। जब प्राइस बढ़कर 2 रुपए हो गया तो डिमांड घटकर 8 हो गई। जब प्राइस 3 देन डिमांड और कम हो गई। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिमांड कम होती जा रही है। या हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे, यदि आप नीचे से देखो, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इट इज शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। यदि हम इसको एक ग्राफ में शो करें तो हमें एक डिमांड कर्व मिल जाएगा। 0x पर जो आपने एज्यूम किया हुआ है वो क्वांटिटी आप लिख सकते हो। 0y पर आपने क्या प्राइस एज्यूम किए हुए हैं। यहाँ पर डिमांड शेड्यूल में ही आपको क्लियर हो गया था कि किस तरह से प्राइस के बढ़ने पर डिमांड गिरती जा रही है।
सी यहाँ पर जब प्राइस 1 है तो डिमांड 10, जब प्राइस 2 है तो डिमांड 8, जब प्राइस 3 है तो डिमांड 6, जब प्राइस 4 है तो डिमांड 4 एंड फाइनली जब प्राइस 5 है तो डिमांड 2। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है हमारी डिमांड कम होती जा रही है। तो जब हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक कर्व बनाते हैं तो उसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। डिमांड कर्व शोज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब बात करते हैं व्हाई डज अ डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। या आप लोगों को पता है कि डिमांड कर्व स्लोप लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स होता है। तो यह क्यों होता है, इसकी क्या वजह है? एक तो आप लॉ ऑफ डिमांड में ये बात और ध्यान रखिएगा कि डिमांड प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस एंड डिमांड के इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। एंड थर्ड, प्राइस और डिमांड के रिलेशन को क्वालिटेटिव टर्म में डिफाइन करता है, नॉट इन द क्वांटिटेटिव टर्म। It shows the inverse relationship between price and demand in qualitative term, not in quantitative term. इसका क्या मतलब है? The law of demand हमें बताता है कि प्राइस की चेंज होने पर डिमांड में चेंज होता है, लेकिन यह नहीं बताता कि प्राइस की चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज होता है। तो यह सिर्फ क्वालिटेटिव टर्म में इसको डिफाइन करता है, नॉट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। अब व्हाई डज अ डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स? इसके 3 रीजन हैं। आपको यह तो पता है कि प्राइस में चेंजेस आने के कारण डिमांड में चेंज होता है। प्राइस इफेक्ट में 2 चीजें आती हैं, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, या वी कैन से द सम टोटल ऑफ income effect and substitution effect is called price effect. What is income effect? Price effect तो आप इतनी देर से पढ़ रहे हो कि प्राइस में चेंजेस आने के कारण डिमांड में चेंज आता है, बट ऐसा क्यों होता है? इसके 2 कारण ये हैं। इनकम इफेक्ट, एक तो होता है कि व्यक्ति की मॉनेटरी इनकम, हमने पहले ही एज्यूम कर लिया है कि मॉनेटरी इनकम में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो यहां पे किस इनकम की बात कर रहे हैं? यहां पर हम रियल इनकम की बात कर रहे हैं। सपोज एक चॉकलेट का प्राइस 5 रुपये है, आपके पास 20 रुपये है, तो आप 20 रुपये से 4 चॉकलेट परचेज कर सकते हो। लेकिन यदि प्राइस गिरकर 5 रुपए से 4 रुपए हो जाता है, तो आप 20 रुपये में कितना चॉकलेट परचेज कर सकते हो? 5। पहले आप 4 परचेज कर पा रहे थे, अब प्राइस के गिरने के कारण अब 5 चॉकलेट आप खरीद पा रहे हो। तो जो प्राइस में चेंजेस होने के कारण आपके डिमांड में चेंज आया है, उसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट माने रियल इनकम में चेंज। पहले 5 रुपए थे, अब 4, तो पर चॉकलेट के हिसाब से आपकी 1 रुपए की रियल इनकम बढ़ रही है। तो जब रियल इनकम में चेंज आता है तो उस सिचुएशन में व्यक्ति की, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और परचेजिंग पावर बढ़ने के कारण वो किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देता है। सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स क्या बोलेंगे? हमने यहां पे पहले ही एज्यूम किया हुआ है कि प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट शुड रिमेन अनचेंज्ड। अब सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये डिमांड को कैसे इफेक्ट करेगा? सीधी सी बात है, चाय है, मैं ज्यादातर एक एग्जांपल देती हूँ, ताजमहल चाय और रेड लेवल चाय। रेड लेवल को हम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मानते हैं, ताजमहल चाय को हम मेन प्रोडक्ट में रखते हैं। तो ताजमहल के जब प्राइस में चेंजेस आते हैं, सपोज उसका प्राइस गिर जाता है, ताजमहल चाय का प्राइस गिर जाता है, तो उस सिचुएशन में यदि रेड लेवल चाय महंगी हो जाती है
तो आप क्या सोचोगे, ठीक है ताजमहल चाय के प्राइस गिर गए हैं, वो हमारे लिए अब सस्ती पड़ रही है, तो आप अपने सब्स्टिट्यूट को रेड लेबल से स्विच करके किस पर आ जाओगे, ताजमहल चाय पर। तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। जब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन मेन प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने के कारण सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की डिमांड मेन प्रोडक्ट पर स्विच हो जाती है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर। आपने कुछ सेशन पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि व्यक्ति जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट्स के यूनिट्स को बढ़ाता जाता है, ईच सक्सेसिव यूनिट्स गिव्स लेस एंड लेस यूटिलिटी टू द कंज्यूमर। तो जब हर यूनिट घटती हुई दर पर व्यक्ति को यूटिलिटी दे रही है, तो व्यक्ति क्या करता है, जैसे जैसे स्टार्टिंग में उसको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है तो ऑब्वियसली वो सोचता है अभी प्राइस तो कम है। और आपने ये भी पढ़ा था कि हम किसी भी प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी को मनी के टर्म में मेजर करते हैं। तो यहां पर हम फॉर एग्जांपल ओनली ये मानकर चलते हैं ये प्राइस है और ये यूटिलिटी है, ठीक है। तो जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस 1 है तो उसको यूटिलिटी 10 मिल रही है। ओके, ये सारी चीजें छोड़ दो, जब आपका प्राइस 1 है तो यूटिलिटी 10 है, आपको यूटिलिटी बहुत ज्यादा मिल रही है। धीरे धीरे आप सोचोगे अभी तो प्राइस बहुत कम है, मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत मिल रहा है। आप क्या करोगे, उसकी यूनिट बढ़ाते चले जाओगे और हर अगली यूनिट आपको कम सेटिस्फेक्शन देगी, कम यूटिलिटी देगी। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर मनी और जो आपकी क्वांटिटी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो बराबर हो जाएगी। उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को परचेज करना बंद कर दोगे। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर, कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट की यूनिट्स को तब तक डिमांड करता रहता है जब तक उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी स्पेंड किए जाने वाली मनी के बराबर ना हो जाए। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड्स जाता है। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं, इसकी एजम्पशंस क्या क्या हैं और इसका डिमांड शेड्यूल या डिमांड कर्व कैसे निकाला जाता है और इसके नीचे लेफ्ट टू राइट नीचे जाने के क्या कारण है। In the next session, I will explain the exception of this law. Till then, bye. Take care.